नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी आशंका व्यक्त की गई थी। एमवीए में यानी महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में सीटों को लेकर के कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां-कहां से लड़ेगा, उसको लेकर के अंतिम समय तक भी कोई फैसला नहीं हो पाया। एक दिन बचा है नॉमिनेशन दाखिल करने का और अभी तक भी अगर इस गठबंधन में यही तय नहीं है कि कौन सी सीटें कौन लड़ेगा, कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि यह क्या खाक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो ये बातें कही जा रही थी कि साहब लोकसभा चुनाव में चूंकि 48 में से इन्होंने 30-31 सीटें जीत ली हैं और जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला यहाँ पर एक गठबंधन है, सत्ता में है, वो केवल 17 सीटों पर सिमट गया और उसके आलोक में विधानसभा चुनाव में पलड़ा इनका भारी है, यानी शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो अभी तक यानी लास्ट समय तक भी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए, सीटों को चिन्हित नहीं कर पाए और जो एक फार्मूला बीच में आया था कि 85, 85, 85 तीनों अभी इतनी सीटों पर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और जो बाकी की सीटें बची हैं, उन पर एक मोटे तौर पर फार्मूला तय कर लिया जाएगा और उसका बंटवारा हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ है। और सोमवार को एक खबर बड़ी तेज गति से चलवाई गई मीडिया में कि साहब राहुल गांधी बड़े नाराज हैं और वो नाराज किस लिए हैं कि जो बाला साहब थोराट को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात करें, वो अपनी जिम्मेदारी समय रहते पूरा नहीं कर पाए हैं और मुंबई की भी और विदर्भ की भी कुछ ऐसी सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दे दी गई हैं जो आरक्षित हैं और जिन पर कांग्रेस का दावा बनता है। अब ये पेंच कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच में फंसा हुआ है या तीनों के ही बीच में फंसा हुआ है अभी तक। आपने महसूस किया होगा शरद पवार सीटों की संख्या को लेकर के, बंटवारे को लेकर के, तमाम दूसरी चीजों को लेकर के कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चुप हैं। सबसे ज्यादा वोकल अगर कोई है तो वो कांग्रेस के नेता हैं या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत हैं। अब मसला केवल महाराष्ट्र तक सीमित है क्या? ये भी सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि आधी सीटें हम लड़ेंगे और आधी सीटें समाजवादी पार्टी लड़े। पहले 10 सीटों के लिए होना था, जो ये अयोध्या के पास पड़ता है, अवधेश प्रसाद वाली सीट मलकीपुर, तो वो उसका अभी चूंकि एक याचिका विचाराधीन है कोर्ट में, तो वहाँ चुनाव अभी नहीं हो रहा है, बाकी 9 सीटों पर हो रहा है। तो कांग्रेस ने पहले वहाँ समाजवादी पार्टी को प्रेशराइज किया कि हम कम से कम 4 सीटों पर, 5 सीटों पर लड़ेंगे। 2 सीटें वो छोड़ने को तैयार भी थे, एक खैर वाली और एक गाजियाबाद वाली। लेकिन राहुल गांधी का और कांग्रेस के नेताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। और 3 इकाई में इनका आंकड़ा पहुंचा नहीं है सीटों का।
99 था, जिसमें से वायनाड पर इन्होंने जब इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने, तो वो 98 रह गई। इसके बावजूद इनका अहंकार सातवें आसमान पर। इनको लगता है कि अगर हमने इस बार उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीत ली लोकसभा की, और महाराष्ट्र में हमने 13 सीटें जीत ली, और एक और वो सांगली वाली लगा लें, बसंत दादा पाटिल के पोते जो निर्दलीय लड़े थे, तो 14 सीटें जीत ली 48 में से। तो दोनों जगह अब ये कॉलर खड़े करके और जो सहयोगी दल हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस बार रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस जीती और 4 और सीटें जीती हैं, तो उसमें भी अखिलेश यादव का, यानी समाजवादी पार्टी का और उनके वोट बैंक का योगदान है। ये अकेले लड़के देख लें बिना समाजवादी पार्टी के, तो इनको दाल आटे का भाव पता लग जाएगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी चूंकि तीनों दल मिलकर के लड़ रहे थे और कुछ ऐसे मुद्दे उछाल दिए गए थे जिनकी वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ, और केवल महाराष्ट्र में नहीं हुआ, राजस्थान में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। बहरहाल इस समय मसला ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी अब तक 146 कैंडिडेट की सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में 99 थे, दूसरी में 22 थे, फिर तीसरी में 25 हैं। इसी तरीके से जो शिंदे गुट वाली शिवसेना है, वो भी 60 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। 17 कैंडिडेट अजित पवार पहले झटके में ही उतार चुके थे। यानी इधर ठीक चल रहा है सब कुछ, बल्कि यहां तो कंसिडर करके चल रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक कैंडिडेट है जिसको मुंबा देवी सीट से शिंदे शिवसेना ने टिकट दे दिया है। यानी वो नेता बीजेपी की हैं और एक नाथ शिंदे की पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगी, जो एनसी हैं, शाइना एनसी। तो वो वहां से उनके टिकट पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से, यानी जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है उसमें से 4-5 सीटें अपने छोटे सहयोगियों को, जैसे रामदास अठावले की आरपीआई है, उनको 2 सीट दे रहे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी है, राष्ट्रीय समाज पक्ष है, इसके अलावा जन स्वराज शक्ति पक्ष है, इनको एक एक सीट दी जा रही हैं और वो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से दे रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो इतना बड़ा त्याग कर रही है महाराष्ट्र में कि पिछले सदन में 106 सीटें होने के बावजूद 40 विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं, और तीनों में एक अंडरस्टैंडिंग है और तीनों में सीटों का बंटवारा भी हो गया है, प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया है, नॉमिनेशन भी दाखिल हो रहे हैं। अगर हम सोमवार की ही बात करें तो एकनाथ शिंदे ने जो है कोपरी पचपखाड़ी से और अजित पवार ने बारामती से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, बाकी प्रत्याशी भी उनके कर ही रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसमें अभी सीटों को लेकर के ही जूतम पजार चल रही है और जूतों में दाल बट रही है। पहले तय हुआ था 85-85-85 तीनों लड़ेंगे, लेकिन सोमवार को अचानक खबर आई कि कांग्रेस ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, एक तरफा घोषित कर दिए हैं। उसके बाद फिर खबर आई कि 3 और घोषित कर दिए हैं, यानी उसके ही प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर के 102 हो गई है। अब शरद पवार अपना माथा पीट रहे होंगे और उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें। और इस बीच ये भी खबर के साहब, जो सीईसी की बैठक बुलाई गई थी महाराष्ट्र को लेकर के, उसमें राहुल गांधी बड़े नाराज थे और बैठक बीच में ही छोड़ करके चले गए।
कि साहब जो कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र वाली सीटें थी, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को कैसे दे दी गई। इससे पहले आपको याद होगा, अखिलेश यादव ने जब मध्य प्रदेश में 6 सीटें मांगी थी, तो वहां उनको एक भी सीट नहीं दी गई थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर दावा किया था कि गठबंधन हो जाएगा, कोई बात नहीं बनी। पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव हो रहे हैं। वामपंथी दलों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयास किया था, नहीं हो पाया। 6 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अलग से लड़ने का ऐलान कर चुकी है, अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो भैया ये कैसा इंडी गठबंधन है? और अगर इनमें आपस में ही जूते में पैजार हो रही है, सीटों का तालमेल तक नहीं हो पा रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे गठबंधन सहयोगियों को भी सीटें दे रही है, अपने हिस्से की सीटें दे रही है, और कम सीटें रखने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए हुए है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है और सहयोगी दलों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग और उनको सम्मान दे करके साथ लेकर के चलने वाली जो उनकी सोच अप्रोच है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो भी इनकी सोच है, रणनीति है, जो भी नीतियां हैं, उन पर कहीं भारी पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी की वजह भी यही है। अब महाराष्ट्र में पहले 12 सीटें मांग रहे थे अखिलेश यादव, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 2 सीटें तो ऑलरेडी वो जीते हुए थे। इस बार 12 सीटों पर दावा किया था कि जिन पर हम सेकंड रहे या जिन पर हमारा वोट बैंक है, तो वहां हम चुनाव लड़ेंगे। बाद में ये संख्या घटते-घटते वो 5 पर आ गए, और उन 5 में से जो 3 सीटें हैं, उन पर ऑलरेडी उद्धव ठाकरे अपने कैंडिडेट खड़े कर चुके हैं। यानी एमवीए गठबंधन के भीतर ही, इंडी अलायंस के भीतर ही ये एक दूसरे को कंसिडर करने को और उनका सम्मान ही करने को तैयार नहीं है। अब अबू आजमी ने कहा है कि साहब या तो 5 सीटें दे दो, नहीं तो हम 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब समाजवादी पार्टी अगर महाराष्ट्र में 25 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेगी तो किसको नुकसान पहुंचाएगी? और वोट अगर बटे तो उसका लाभ किसको होगा? जरा ये भी सोच लीजिए। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है महाराष्ट्र को लेकर के कि साहब राजनीति में त्याग नाम की कोई चीज ना जगह होती है और ना चीज होती है। हम उन सीटों पर लड़ने की कोशिश करेंगे जहां एमवीए के जो हमारे घटक दल हैं उनको नुकसान ना हो। लेकिन ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? किसको मतलब ये बहला और फुसला रहे हैं और बहका रहे हैं? वहां पर इन्होंने जलगांव सीट मांगी थी, अमरावती मांगी थी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, वर्सोवा मांगी थी, अणुशक्ति नगर मांगी, भायखला मांगी, भिवंडी पूर्व मांगी, भिवंडी पश्चिम मांगी, मालेगांव सेंट्रल मांगा, औरंगाबाद पूर्व मांगी, और वाशिम की जो करंजा है, धुले है, उस पर भी दावा किया। 7 सीटों पर लड़े थे 2019 में, 2 जीत गए थे, मानखुर्द शिवाजी नगर और भिवंडी पूर्व। लेकिन कांग्रेस हो, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, वो अखिलेश यादव की तरफ देखने को भी तैयार नहीं। बात तो सुनने की छोड़ ही दीजिए कि इनकी बात वो सुनने को भी तैयार हैं। तो जिस तरीके से ये आपस में ही एक दूसरे की नहीं सुन रहे हैं, आखिरी समय तक भी टिकटों का, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, संख्या तय नहीं हो पा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो मेरी सूचना है वो ये है कि अलग-अलग राज्यों में अंतिम फैसला कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लेते हैं। इनकी सीईसी नहीं लेती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लेते हैं, कोई और भी नहीं लेता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं लेता है।
सारा काम राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया जाता है और राहुल गांधी आखिरी समय तक भी चीजों को लटकाए रखते हैं। इससे जो इनके सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस के भी और जो अलग-अलग राज्यों में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में एमवीए बना हुआ है, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो या तो गठबंधन से ही बाहर निकल जाते हैं, जैसे ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि घेरे में पड़ो, हम तो अकेले लड़ेंगे। तुम्हें उन 2 सीटों पर चुनाव लड़ना हो, जहाँ से आप 2019 में जीते थे, तो वो 2 हम दे सकते हैं, बाकी 46 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट 42 में से 2 सीटों पर आप लड़िए, 40 पे हम लड़ेंगे। लेकिन बात बनी नहीं और वहाँ तो कोई गठबंधन भी नहीं हुआ। कई राज्यों में यही हालत रही है। तो ये जो राहुल गांधी का एटीट्यूड है, ये जो अहंकार है, ये जो चीज़ों को टालते रहने का और ये जो दंभ है कि हम तो कांग्रेस पार्टी हैं, हमने तो देश पर इतने साल शासन किया है। वो भूल जाते हैं कि इस समय प्रदेशों में और देश में भी कितनी पतली हालत है कांग्रेस पार्टी की। और लोकसभा चुनाव में फिर साबित हो गया कि मतदाता आपको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि जैसे 99 सीट आ गई तो हम कितनी बड़ी पार्टी हैं और कितनी बड़ी ताकत है। अकेले लड़ कर के देखें जरा अलग-अलग प्रदेशों में, समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी ताकत है। और अभी हरियाणा ने इनको सबक सिखाया है, इनका अहंकार तोड़ा है। और अगर यही हाल रहा तो वहाँ अलग-अलग इन्हीं के घटक दलों के नेता बागी प्रत्याशी खड़े करेंगे, भले ही उनको निर्दलीय करना करना पड़े खड़ा, और वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराना सुनिश्चित कर देंगे। तो अभी तो देख कर के ये लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को तो क्या हराएंगे, ये तो एक दूसरे को ही हराने में लगे हुए हैं, पटखनी देने में लगे हुए हैं। आपस में ही एक दूसरे के कपड़े लत्ते फाड़ रहे हैं और आखिरी टाइम तक भी ये हालत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।